ਪਤੀਸਾ, ਖੰਡ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪਤੀਸਾ, ਲਾਚੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤੀਸਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਤੀਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ, ਪਤੀਸਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ। ਲੋਏ ਲੈਲਨ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ, ਜੋਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤੀਸਾ। ਪਤੀਸਾ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। हाँ जी। सभी प्रतिभागियों से गुजारिश है कि सर ज़ीशान का स्वागत किया जाए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हमने केस डिस्कशन स्टार्ट करनी है और आपको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इवैल्यूएशन फॉर प्रैक्टिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड केसेस, and if any student has question regarding any case, he or she can ask at the end of the session. Okay, thank you. Jikra, please go on. Start करें आप. Today I am going to present the case study of hepatitis B. तो इसमें मैंने जो है वो टाइम कम होने की वजह से जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी उसी को ही मैंने लिखा हुआ है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। जो पेशेंट है एक मेल है, वो 60 इयर्स उसकी एज है और उसको जो है वो आईसीयू में लेकर आया गया, और उसके उस टाइम पे जो प्राइमरी सिम्टम्स थे वो ये थे कि उसको ग्रेड 2 इंसेफेलोपैथी थी। जब उसकी हिस्ट्री चेक की गई तो उसे कोई क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। ग्रेड 2 इंसेफेलोपैथी के अंदर पेशेंट जो है वो लेथार्जिक हो जाता है, उसको मतलब कि उसका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मिनिमल डिसओरिएंटेशन भी होती है, कंफ्यूजन, टाइम टू टाइम ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। उसके अलावा सबटल पर्सनैलिटी चेंज, कि एक टाइम पे पेशेंट जो है वो बहुत काम होता है और दूसरे ही टाइम पे वो लड़ने पे आ जाता है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में ये आ जाता है कि पेशेंट अपने ही हाथों को खाने की कोशिश करता है, या फिर जो है उसको कोई ऐसा पर्सन या ऐसी चीज नजर आ रही होती है जो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, और उससे मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होते। जब उसकी लैब टेस्टिंग की गई तो उस टाइम पे उसके जो रिजल्ट्स आए उसमें ये था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उसके अंदर कोर एंटीजन और एंटीबॉडी आईजीएम नेगेटिव था। मतलब अगर कोर आईजीएम नेगेटिव है तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस अटैक जो है वो नहीं आया। जब उसकी जो थे वो एलएफटी किया गया, उसके अंदर उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि उसको हेपेटिक इंजरी हुई है, और उसका आईएनआर भी रेशियो बढ़ी हुई थी। आईएनआर रेशियो क्यों बढ़ती है? जब पेशेंट किसी भी इंसान का लिवर डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, क्योंकि लिवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सिंथेसाइज करता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो कोएगुलेशन के अंदर टाइम लगेगा, जब कोएगुलेशन में टाइम लगेगा तो आईएनआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और उसके अलावा पेशेंट जो था उसको माइल्ड टू मॉडरेट एसिड्स थे। ये बहुत वार्निंग कंडीशन है लिवर फेलियर के अंदर, कि अगर आपको लिवर डिजीज है और एसिड्स डेवलप हो जाए तो उसमें प्राइमरीली यही कहा जाता है कि पेशेंट जो है वो उसका लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ
रिपोर्ट जो थी अभी पेंडिंग थी, अभी नहीं आई थी। और ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की किडनी भी डैमेज है, उसका ब्लड नाइट्रोजन भी बढ़ा हुआ है और क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको माइल्ड किडनी फेलियर है। जो इनिशियली डायग्नोज किया गया वो ये था कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने की वजह से ही उसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हुई है और एसिड्स हुए हैं। एसिड्स क्यों डेवलप होते हैं? उसकी रीजन ये होती है कि जब एब्डोमेन के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की ओवर प्रोडक्शन होती है हेपेटाइटिस के केस के अंदर। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे एडिमेटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। ब्लड के अंदर से जितना भी वाटर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, तो इस वजह से एसिड्स डेवलप हो जाता है। मोर ओवर हमारे जो ब्लड जो होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो भी फॉल कर जाता है। जब एल्ब्यूमिन लेवल होता है तब भी ऑस्मोल जो हीमोडायनेमिक जो स्टेटस होता है चेंज हो जाता है, तो उस वजह से भी जो है वो ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेजल्स फ्लो कर सकता है। उसके अलावा पेशेंट को माइल्ड किडनी फेलियर था। इनिशियली थेरेपी ये दी गई कि उसकी जो हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए के जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए वेट किया जाए। पीसीआर टेस्ट जो होते हैं ना, कभी भी एंटीवायरल थेरेपीज जो है स्टार्ट सही है, क्योंकि अगर क्योंकि उससे पता चलता है कि वायरल लोड कितना है। वायरल लोड के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किया जाता है कि या तो सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी देनी है या फिर उसको एंटीवायरल थेरेपी देनी है। तो उस टाइम पे उन्होंने वेट करना जरूरी समझा और साथ में एडिफो 10 mg स्टार्ट कर दी, क्योंकि पेशेंट जो था वो बहुत ज्यादा कंडीशन में था। सपोर्टिव थेरेपीज के साथ एडिफोवीर 10 mg स्टार्ट कर दी। 3 लैब टेस्ट किए गए दोबारा, तो उस टाइम तक उसकी डीएनए रिपोर्ट भी, पीसीआर रिपोर्ट भी आ गई थी और उसकी जो वैल्यू जो थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज आई थी, बाकी वायरल लोड बहुत बढ़ा हुआ। और एंटीजन अब ई जो थी इन्वेलप एंटीजन जो थी वो भी पॉजिटिव हो गई थी। आईएनआर जो था वो अगेन भरा हुआ था और सीरम क्रेटिनिन भी भरा हुआ था। हालांकि उसको सपोर्टिव थेरेपी में उसको हाइड्रेशन जो थे वो हाइड्रेट भी कर रहे थे, कोलाइडल सॉल्यूशंस वगैरह भी दे रहे थे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस कर रहे थे, फिर भी आईएनआर और जो सीरम क्रेटिनिन जो था वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा था। जब फर्दर इवेल्युएशन से ये पता चला कि पेशेंट वाकई में अब क्रोनिक हेपेटाइटिस पेशेंट है, क्योंकि उसमें इन्वेलप एंटीजन जो थी वो रिकॉग्नाइज हो चुकी थी और उसका किडनी डैमेज जो था वो कम होने की। तो यहाँ पे एक इंटरवेंशन आती है, फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के फार्माकोलॉजिकल आप कह सकते हैं, कि उसमें लिमिविडिन थी उसको स्टार्ट किया गया इंस्टेड ऑफ एडिफोवीर। एडिफोवीर का एक एरिया है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है और जितने भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये डोज एडजस्टमेंट्स के साथ दे सकते हैं अगर आपने इसको देना ही है, अदरवाइज इट लीड्स टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसकी ऑलरेडी एसिड्स डेवलप हैं और अब उसको उसकी बॉडी से फ्लूइड निकलना चाहिए और उसको निकालने की बजाय उसकी किडनी और फर्दर एडिफोवीर डैमेज कर रही थी। तो एडिफोवीर जो थी उसको उस टाइम पे रोक दिया गया और लिमिविडिन जो थी 100 mg स्टार्ट कर दी गई। 6 वीक्स के बाद जब रिजल्ट्स आए तो इंसेफेलोपैथी, एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन जो था वो सारे नॉर्मल रेंज में आ गए थे। डीएनए जो था वो भी उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई थी। सीरम क्रेटिनिन भी जो है वो स्टेबलाइज हो गया था, क्योंकि एडिफोवीर जो थी वो उसको बंद कर दिया गया था और पेशेंट का आईएनआर भी नॉर्मल हो गया था विद इन 6 वीक्स आफ्टर यूजिंग लिमिविडिन। लेकिन अभी पेशेंट का जो डीएनए जो था वो अभी पीसीआर के अंदर नेगेटिव नहीं आया था, मतलब कि वो अभी भी रिलैप्स कर सकता था। तो लिमिविडिन तो वैसे भी 58 वीक्स तक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन पेशेंट को ये कह दिया गया बेटर ये हो कि आप लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। उसके रीजंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लिमिविडिन का सबसे बड़ा एरिया ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज करो तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो लिमिविडिन जो होती है वो बेटर चॉइस नहीं है फॉर दिस पेशेंट। सबसे बेटर जो मेडिसिन है फॉर हेपेटाइटिस बी वो है एंटिकावीर, लेकिन एंटिकावीर भी जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी से एसोसिएटेड है एज एडिफोवीर। तो एडिफोवीर और एंटिकावीर भी हम नहीं दे सकते।
टिनोफोवीर जो है वो बेटर ऑप्शन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी का के लिए ये लेकिन इसका ये है कि ये अभी इतनी ज़्यादा कॉमन मेडिसिन नहीं है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि 300 mg पर भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती, तो ये पेशेंट के लिए ओवर बर्डन हो सकती है। और वैसे भी पेशेंट क्या जो है लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, उसके उसमें एसिड्स डेवलप हो चुके हैं, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट में जल्दी करे क्योंकि उसकी अभी एज 60 ईयर्स है और ईयर्स के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आगे जाके उसकी एज बढ़ने के बाद कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा वर्स हो सकते हैं। ये मेरा रेफरेंस है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने जब हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी तो जब मैंने हेपेटाइटिस क्लिनिक का जब विजिट किया था तो वहाँ से मुझे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। पिकाली के अंडर एक प्रोग्राम है, पिकाली इज एक्चुअली इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इसके हेपेटाइटिस क्लिनिक्स जो हैं इसने डेवलप किए हुए हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसको उनका जो है वो मेन फोकस है, उनकी वैक्सीनेशंस और उनका ट्रीटमेंट जो है इन क्लिनिक्स में प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो जब पेशेंट क्लिनिक के अंदर आता है तो उसका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी की एंटीबॉडीज ब्लड में तो नहीं है, ठीक है, और वो विद इन 5 मिनट्स जो है वो टेस्ट परफॉर्म हो जाता है, वो ड्रॉप ऑफ ब्लड लेते हैं और उससे जो है वो कलर चेंज आ जाता है, वो स्ट्रिप्स उनके पास होती हैं। अगर तो हेपेटाइटिस बी पेशेंट नहीं है तो उसको उसकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको फर्दर भी वो कहते हैं कि आप पीसीआर करवा के आओ। पीसीआर टेस्ट के अंदर अगर लोड बहुत ज़्यादा आता है तो फिर वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स उन क्लिनिक्स में जो यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे मोस्टली कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज़ की जाती है वो एंटिकावीर यूज़ की जाती है 0.5 मिलीग्राम वो, और वो उसका मिनिममली वो 2 इयर्स तक जो है वो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट ने यूज़ करनी होती है। और अगर हर साल के बाद पीसीआर रिपीट करवाते हैं। अगर लोड कम ना हो तो मैक्सिमम 5 साल तक भी एंटिकावीर को यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर एवरी 3 मंथ्स उन्होंने सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि पता चलता रहे कि सीबीसी हमें पता है कि हेपेटाइटिस के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया वगैरह होता है। एलएफटी तो वैसे ही हम लोगों ने करना है। आरएफटी क्योंकि बहुत एंटिकावीर जो है वो खुद एसोसिएटेड है विद किडनी डैमेज, तो आरएफटी इसलिए करते हैं। अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए करते हैं कि स्कारिंग वगैरह जो है कितनी लिवर की हो। और सपोर्टिव थेरेपीज जो है उनमें ओमेप्राजोल, फोलेट्स और विटामिन्स देते हैं। फोलेट्स एनीमिया की वजह से, विटामिन्स जो होती हैं उसकी लेथार्जिक कंडीशंस को रोकने के लिए, और ओमेप्राजोल जो होती है वो मेडिसिन के वर्सनिंग कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि स्टमक को डैमेज कर सकती है क्योंकि प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस यूज करनी होती हैं, 2 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो ओमेप्राजोल एज ए सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है अगर इसका एक्सपोजर हो जाए तो उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन नहीं पॉसिबल। हालांकि हेपेटाइटिस सी के अंदर ये पॉसिबल है, तो उसमें सिर्फ एक ही चांस बचता है, वो ये है कि उसके रिलैप्सेस को प्रिवेंट किया जाए। और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो ये थी कि हेपेटाइटिस सी का जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जो था वो इंटरफेरोन्स जो है वो यूज होते थे, लेकिन अब इंटरफेरोन्स यूज नहीं होते। 2007 के अंदर फोस्टोविर ड्रग जो थी वो आई थी, और 2017 के अंदर ये अप्रूव हुई थी फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द हेपेटाइटिस सी। फोस्फोविर और रिबाविरिन का जो कॉम्बिनेशन है, इसको जब इंटरफेरॉन और रिबाविरिन के जो कॉम्बिनेशन के साथ कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि फोस्फोविर और रिबाविरिन की जो एफिकेसी है वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू इंटरफेरॉन और रिबाविरिन। तो तब से 2017 से जो है वो ये कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। सो फोस्फोविर 400 mg और रिबाविरिन 400 mg 6 मंथ्स के लिए यूज करते हैं, और फोस्फोविरिन और डेक्लेटसवीर जो है वो 3 मंथ्स के लिए यूज करते हैं। ये दोनों मेडिसिन जो है वो दे रहे होते हैं। एक उन्होंने मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि एक उन्होंने कहते हैं कि आप सुबह के टाइम ले लें और एक शाम के टाइम ले लें। तो ये जो मेडिसिन होती हैं कि मैक्सिमम 6 महीने तक चलती हैं हेपेटाइटिस सी की। तो पीसीआर जो है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स उनको कहते हैं कि आप करवाएं, और हर 1 महीने के बाद एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और सपोर्टिव थेरेपीज वही है जो मेप्राजोल, विटामिन और फोलेट्स वगैरह। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाँ जी, गुड इकरा, अच्छा केस था आपका।
आप ऐसे ही फाइल जो है क्लास का शेयर कर लेगा और हर बच्चा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अपना PWD परफॉर्मा जो है वो फिल करेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपकी केस की असेसमेंट भी इसके अलावा है जो PWD परफॉर्मा की बेस पे होनी है। तो इतना आप इसी तरह से केस को शेयर कर दें जी और हर सर। बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे जो है अपना PWD परफॉर्मा फिल करके अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लगा लेगा। ठीक है ओके सर। जी, नेक्स्ट केस। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी अहमद, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, जी आप प्लीज सुनाएं। स्टार्ट करें आप। जी ठीक है। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था और ना लेफ्ट साइड वीकनेस थी एंड देन उसको उनको ना बायलेटरल फुट एडिमा भी था, मतलब कि दोनों फुट पे ना मतलब कि हाइपरटेंसिव पेशेंट थी, लेकिन क्योंकि वो कहती थी वो कहती थी भी उनको ना कुछ कोई ना ज़्यादा हाइपरटेंसिव फील नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ना उन्होंने मेडिकेशन ना बंद कर दी थी, तो जिसकी वजह से ना उनको ना ये मजीद कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो उनका 45 ईयर फीमेल हैं और ना कोई भी सोशल ड्रग में कोई भी स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रही थी वो। जो उनकी चीफ कंप्लेंट थी वही थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, जो कि कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ था और देन अगेन वो वर्सन हो गया था, मतलब कि उनको ज़्यादा मतलब कि वो लेटी रहती थी, उठ के बैठती थी तो उनको ना सांस फूलने लग जाता था उनको। उनको लेफ्ट साइड वीकनेस थी एंड देन बायलेटरल फुट स्वेलिंग थी एंड देन हाई ब्लड प्रेशर। ओबियसली उनका अब उनके लगे हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो कह रही थी कि पहले उनको कुछ फील नहीं होता, तो फिर ना उनको लगा कि उनका ब्लड प्रेशर अब सही रहने लग गया, तो उनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने मेडिकेशन लेना बंद। देन अगेन अहमद, आप ना अपना माइक जो है वो मुंह के पास रखें क्योंकि आपकी ना आवाज फ्लक्चुएट कर रही है। सर अब ठीक है? जी अब ठीक है। ओके सो इस वक्त जो उसकी कंडीशन थी वो क्या वो थी कि पेशेंट बेड रिटन है, उनको ना क्रोनिक किडनी डिजीज भी है, स्कीमिक हार्ट डिजीज भी, हाइपरटेंशन भी, क्योंकि जब उन्होंने लैब रिजल्ट की थी तो उनको ना उनको ना सीरम क्रिएटिनिन उनका ना वो भी ज़्यादा आया था। तो फैमिली हिस्ट्री में उनकी हाइपरटेंशन बन गया था, एलर्जी कोई भी नहीं थी और मेडिकेशन हिस्ट्री में कवर्सल ली थी जो कि एसी इनहिबिटर है हमारे पास, लेकिन क्या कहते हैं ना वो उनका यही बात थी कि ना वो उन्होंने ये लेना बंद कर दिया था। तो जो वाइटल्स इनहिबिशन पे थे तो टेम्परेचर नॉर्मल था, रेस्पिरेटरी रेट ऑब्वियसली 100 है, लेकिन वो भी थोड़ा ज़्यादा वो पूरा ही है, बल्कि कम लीड पे था, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा राइज कर गया हुआ था। और बाकी जो टेस्ट उनके दूसरे सीबी से लैब रिजल्ट में तो उनका ना हीमोग्लोबिन काउंट कम था, एल्ब्यूमिन काउंट भी कम है, पोटेशियम भी कम है और सीरम भी ज़्यादा था, उनको वो ऑब्वियसली वो ना किडनी फेलियर की तरफ भी जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो डायग्नोसिस उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का किया गया था। देन अगेन जब उनको जैसे उनका एडमिशन हो तो उनको वहाँ पर एम्लोडिपिन दी गई थी, प्रोसामाइड दी गई थी। जो एम्लोडिपिन जो था वो उसकी कहते हैं ये बीपी के लिए, ताकि उसका उनका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाए। प्रोसामाइड जो है वो उनकी एडिमा के लिए, जो एडिमा के लिए। देन अगेन जो वार्ड में ड्रग्स थी वो एम्लोडिपिन है, प्रोसामाइड है, एस्प्रिन है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है जो कि थायराइड डायूरेटिक में आता है, अटोरवास्टैटिन, टेलमिसर्टन, कार्डियोलोन, नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें अगर हम देखें तो एमलोडिपिन जो है वो ओबियसली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो वो ब्लड प्रेशर के लिए। फ्लोसामाइड अगेन फ्लोसामाइड और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ये एडिमा के लिए। देन अगेन एस्प्रिन के लिए कि एस्प्रिन इसलिए के ना उनका जो कोई भी कोगुलेशन के थ्रू मतलब जो एंटी कोगुलेंट है तो जारी बात है उसके लिए भी, बेबी के लिए भी। एंड देन टोरवास्टैटिन है, उनका लिपिड प्रोफाइल जब चेक किया गया था वो लिपिड प्रोफाइल भी ज़्यादा था, दैट्स वाई उन्होंने ना टोरवास्टैटिन ऐड किया था। टेलमिसर्टन कार्डियोलोल फिर अगेन उसके लिए, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना वो सबलिंगुअल। तो ये उनकी 4 डेज की ना टेस्ट रिपोर्ट थी, जो कहते हैं ना पहले बीपी जो है मजीद मतलब कि कंट्रोल होता जा रहा था उनका। और जो सीरम एल्ब्यूमिन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने 20% एल्ब्यूमिन का तो थर्ड डे पे ऐड किया था, क्योंकि उनका एल्ब्यूमिन लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था, जो कि फिर बाद में प्रूव होना शुरू हो गया था। तो उनका ये कहना था कि जिस दिन ना इनको मतलब कि प्रोबेबली नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे ना इनका जब बीपी नॉर्मल हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, देन अगेन फिर ना इसको इनकी ना जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए कुछ करेंगे, और देन अगेन किडनी के लिए कुछ करेंगे, जो किडनी का फेलियर की तरफ जा रही हैं ये। तो अगर हम गाइडलाइंस देखें तो ये जो पेशेंट हमारा है ये ना ये पोटाशियम स्टेसी। के लिए अहमद, पोटाशियम के लिए उन्होंने क्या दिया है? हाइपोकैलेमिया भी था पेशेंट को? जी सर। सर पोटाशियम के लिए सर उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने ना बाद में ना ये जो है ना फिरोसामाइड को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अच्छा, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। देन अगेन जो
पेशेंट जो है वो स्टेसी हार्ट फेलियर के गार्डियन के साथ देखें, पेशेंट जो है वो बेडिटन है तो थोड़ी सी मूवमेंट भी करता है तो उसको फटीग होने लग पड़ती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग पड़ती है। तो ये सब पेशेंट बेडिटन है, हाई बीपी या शॉर्टनेस ब्रेथ, तो ये स्टेसी हार्ट फेलियर का पेशेंट है। तो अगर उसको उसके साथ देखा जाए तो ये गार्डियन के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट वहां पर से चल रही थी, क्योंकि एआरबीज दे रहे थे, बीटा ब्लॉकर देते बीपी कंट्रोल करने के लिए, स्टैटिन जो लिपिड मेंटेन करने के लिए, एस्प्रिन जो है वो भी इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन और डायरेटिक के लिए, फिर तो डायरेटिक जो है ना वो अर्ली मगली दे रहे थे। सर इतना ही, थैंक यू। ठीक, आप भी अहमद अपना केस शेयर कर लेगा ये स्लाइड्स क्लास के साथ, और सब बच्चे अपने अपने पीडब्ल्यूडी की परफॉर्मा में इसको फिल कर लेगा, ठीक है। जी अरसल बस। चलें जी, नेक्स्ट केस किसका है? आवाज आ रही? जी बच्चे, आ रही है आवाज। नबीला यस सर। स्टार्ट करें। सो पेशेंट का नाम है यहाँ पे अस्मा खालिद, डेट ऑफ एडमिशन इसकी थी 3 जून 2019, एज पेशेंट की 35 इयर्स और ये फीमेल थी। ये पेशेंट आई थी परसिस्टेंट ब्लडी डायरिया से, जो कि 10 to 20 एपिसोड से पर डे, और पेशेंट लेथार्जिक थी और एनोरेक्सिया था। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ये था, पेशेंट एब्नॉर्मल क्रैम्प्स थे, डायरिया एंड वॉमिटिंग, कुछ भी खाती या पीती थी तो फ़ौरन डायरिया एंड वॉमिटिंग शुरू हो जाता था, और पेशेंट के वेट लॉस काफ़ी ज़ाहिर तौर पर वेट लॉस गिर रहा था, जो वज़न है उसका। और ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये 2 मंथ से थे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये है कि पेशेंट जब ऐसे कोई सिम्टम्स पेशेंट को आते थे तो वो प्राइवेट क्लिनिक में उनको गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट दे दिया जाता था, और कोई सर्जिकल हिस्ट्री या कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में मदर को सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ थी, और कोई फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कोई क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार नहीं थे। एलर्जीज़ में कोई नॉन एलर्जेंस नहीं है। रिव्यू ऑफ सिम्टम्स में डेट ऑफ एडमिशन पे जनरल स्टेटस में था ये थिन, इल लुकिंग, कॉन्शियस और अलर्ट थी, अनकंफर्टेबल थी ड्यू टू द पेन, एब्डोमिनल पेन्स और अल्सरेशन की पेन की वजह से। वाइटल साइंस में हार्ट रेट इनका 80 बीट्स पर मिनट था, बीपी 120/70, रेस्पिरेटरी रेट 18 ब्रीथ्स पर मिनट और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। एब्डोमेन इनकी गार्डिंग एब्डोमेन थी। गार्डिंग एब्डोमेन होती है कि कोई भी ऑर्गन एब्डोमेन में इन्फ्लेम्ड हुआ हो तो एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो टेंस्ड हो जाते हैं और वो टेंडर हो जाते हैं। तो टेंडरनेस थी इनकी लेफ्ट एलिक फोसा पे और हाइपोगैस्ट्रियम पे। हाइपोगैस्ट्रियम जो है वो पार्ट होता है एब्डोमेन का अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे और मिडल में। फ्लूइड स्टेटस लो था बिकॉज परसिस्टेंट डायरिया था, और इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस था। लैब एग्जामिनेशन में यहाँ पे सिर्फ एबनॉर्मल वैल्यूज़ मैंने डाली हैं, बाकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो नहीं डाली। सीबीसी में इनके डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज नॉर्मल थे, जबकि हीमोग्लोबिन इनका 9 था। यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह नॉर्मल थे, जबकि सिर्फ क्लोराइड जो है वो 96 मिलीमोल पर लीटर जो कम है। एलएफटीज भी नॉर्मल थे, जो कि पेशेंट का हेल्दी लीवर इंडिकेट करता है। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट थे, वो भी सारे रेंजेस में थे। यूरिन में लिकोसाइट ट्रेसेस देखे गए, और स्टूल की जो की गई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसमें आरबीसीज पॉजिटिव थे और लिकोसाइट पॉजिटिव थे। बाकी इसमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं देगा। नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी पेशेंट की गई, गैस्ट्रोस्कोपी पेशेंट की गई थी, और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी। कोलोनोस्कोपी में थे कि वेरी फिब्राइल
म्यूकोजा देखी गई। इसमें फिब्रिल म्यूकोजा का मतलब ये होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है अंदर किसी ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से और एडिमा की वजह से वो बिल्कुल फ्राइबिलिटी हो जाती है, उसमें भी प्रेशर की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और एक्सटेंसिव अल्सरेशन सूडोपोलिप स्टेज रेक्टम में, सिग्मॉइड कोलोन में और जो कि लेफ्ट अप टू द ट्रांसवर्स कोलोन तक। गैस्ट्रोस्कोपी पेशेंट की नॉर्मल थी, स्टमक उसका ठीक था। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पैथोलॉजी जो है वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में थी। इंटेंस इन्फिल्ट्रेशन थी जिसमें न्यूट्रोफिल्स देखे गए, क्रिप्ट एब्सिसेस थे, प्लाज्मा सेल्स थे, इसिनोफिल्स थे, शॉर्टनिंग एंड ब्रांचिंग ऑफ क्रिप्ट्स थे। और ट्रांसम्यूलर लेयर्स नहीं देखे गए जो कि क्रोन डिजीज में होते हैं, इसमें नहीं थे। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ जाता है, तो इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था और स्फीयर अल्सरेटिव कोलाइटिस था। बिकॉज स्फीयर में ये होता है कि पेशेंट जो है पर डे 10 to 20 स्टूल्स पास करता है, तो इसमें पेशेंट जो है वो ब्लडी डायरिया के साथ इसी तरह स्टूल की बाउल सब्सटेंसेस थी। प्रिस्क्रिप्शन में एडमिशन पे पेशेंट को रिहाइड्रेट किया गया था, सोलोकार्टिव दिया गया, डे 3 पे उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम लगाया गया, एसाकोल जो कि मिसालाजीन है वो पर एंट्रल दी जा रही थी, एसाकोल अनीमा भी दिया जा रहा था, मॉर्फिन भी दी जा रही थी और फ्लेजर। यहाँ पे मॉर्फिन को रेड किया गया है क्योंकि मॉर्फिन जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है IBD में, इसको नहीं देते बिकॉज इससे जो है वो नार्कोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, नार्कोटिक बाउल सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पे इसको एज रिक्वायर्ड उन्होंने थेरापी पे दिया हुआ था। बेसिक्स पे इन सब मेडिसिन के अलावा जो है और मेडिसिन दे दी गई। पेशेंट जो है उसकी अब एब्डोमेन जो थी वो अनडिस्टेंडेड थी, मतलब सॉफ्ट हो गई थी, उसमें टेंडरनेस खत्म हो गई थी और एब्डोमेन। नबीला, एक क्वेश्चन है यस सर। कि आपका पेशेंट जो है वो डायरिया का है, राइट? यस सर। तो उसको एनीमा क्यों दे रहे हैं? सर एनीमा उसको उसके हाँ, लेकिन एनीमा तो मतलब जब गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है और मोस्ट प्रोबेबली कॉन्स्टिपेशन हो तो तब रिकमेंडेड है। तो मतलब ये जो एनीमा उसको दिया गया है, इसके कंटेंट्स क्या थे? मेसालेजाइन थी इसके अंदर? यस सर। यस सर। अच्छा, तो डू यू थिंक कि मतलब जो रेक्टल रूट है दैट इज सूटेबल, मतलब वो ओरल भी दे रहे हैं, फिर उन्होंने एनीमा की फॉर्म में रेक्टली भी दिया है? सर तो ओरल में ये ये था कि पेशेंट कोई भी फूड या वाटर कुछ भी लेता था तो वो फौरन ही वॉमिटिंग या डायरिया स्टार्ट हो जाता था, तो मे भी सही है, उन्होंने ठीक है, रेक्टल रूट दिया हो। ठीक है। और दूसरा ये कि आपके जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिविरिटी और जो एक्सटेंट है उसके आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यस सर। एनीमा जो है, रेक्टल रूट जो है वो आई थिंक मोर इफेक्टिव है इस केस में, एफिशिएंट है। और ओरल का वैसे ही आपने बता दिया कि पेशेंट ओरली जो है कुछ ले नहीं पा रहा। चलें, ठीक है, आगे चलें। यस सर। डे 6 पे ये सारी मेडिसिन भी दी जा रही थी और साथ में ग्लूकोरीन दी गई, ओमेप्राजोल डाल दी गई, पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए, और मैग्नीशियम क्लोराइड और क्लेक्सेन दी जा रही थी एज ए एंटीकोगुलेंट एजेंट, क्योंकि पेशेंट जो है उसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग डायरिया। मैग्नीशियम क्लोराइड भी यहाँ पे रेड किया हुआ है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो डायरिया में नहीं देते, क्योंकि ये भी डायरिया को इंड्यूस करवाता है। तो इसमें मैंने देखा था तो मैग्नीशियम का है कि अगर वो हम 350 mg से कम अगर जा रहा है या mg जा रहा है तो वो डायरिया इंड्यूस नहीं करवाता। मैग्नीशियम की ज़्यादा डोज जो है वो डायरिया इंड्यूस करवाता है। ये दिन में सिर्फ एक बार ही दिया जा रहा था। तो आपके पेशेंट को हाइपोमैग्नीसीमिया भी होगा शायद? यस सर। था उसमें? यस सर। क्योंकि वो और दूसरा पोटाशियम भी सर दे रहे हैं, मैग्नीशियम भी दे रहे जी, हैं, दोनों दे रहे हैं। और मैग्नीशियम जो है वो कोलोन से ही एब्जॉर्ब होता है अगर हम डाइटरी मैग्नीशियम देते हैं। तो कोलोन तो इस वक्त अल्सरेशन में है तो उसकी एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल ही खराब ही है, तो फिर वो सही है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी दिया गया। ठीक। ये ओमेप्राजोल और साइक्लोस्पोरिन में देखे गए कि जो ओमेप्राजोल है वो CYP1A2 को इंड्यूस करवा के साइक्लोस्पोरिन की जो कम करवा देती है। तो ये मॉनिटर क्लोजली का जो स्टेटस है ड्रग इंटरेक्शन का ये वो था। साइक्लोस्पोरिन और मैग्नीशियम क्लोराइड में जो साइक्लोस्पोरिन है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की रीनल क्लियरेंस को बढ़ा देता है। मीसालाजीन और अमिप्राजोल है, मीसालाजीन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बिकॉज अमिप्राजोल जो है वो एंटी सिक्रेटरी है और वो गैस्ट्रिक पेन को कम करता है।
तो इस वजह से ये दोनों ओरल हैं, तो अगर दोनों ओरल दी जा रही हैं तो ये सीरियस इंटरेक्शन है। तो हम यहाँ पे भी दोनों ओरल दी जा रही थी, तो हम ये कर सकते हैं कि ओमेप्राजोल को हम आईवी दे सकते हैं और मीसालाजिन को हम ओरल ही रखते हैं, तो ये इंटरेक्शन अवॉइड किया जा सकता है। ये थेरापी की ओर से जिसकी बिना पे ये केस एवेल्युएट किया गया, इसमें है कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन किया गया हो पूरी थेरापी के दौरान, उसकी पेन और डिस्कम्फर्ट को कम किया गया हो, और उसकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो नॉर्मल हो जाएं, रिड्यूस प्रोग्नोसिस, डिजीज आगे बढ़े ना मजीद, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और अल्सरेशन को कम कर दिया जाए ताकि ब्लीडिंग जो है वो उसकी रुक जाए। लेकिन ये सारे नबीला, पेन पेन रिड्यूस करने के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं, क्योंकि उन्होंने तो मॉर्फिन दी है, यस सर। आपका ऑल्टरनेट क्या है इसके लिए फिर इंटरवेंशन के इसका तौर मैंने पे? देखा था तो इसमें कोई भी इस तरह से नहीं दिया हुआ कि पेन रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ ये है कि आप मिसालासिन दें या वो दे दें, स्टेरॉइड्स दे दें। सही है, एनसेड्स तो एनएसएड्स अल्सर मजीद करवा देंगे। फिर हम स्टेरॉइड्स देंगे। जैसे स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, और ये भी मॉर्फिन भी उन्होंने एज रिक्वायर्ड दी हुई है, कोई स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन के साथ डेली बेसिस पे नहीं है। सही, ठीक है, डे आगे थर्ट चलो। डे 13 पे 2 हफ्ते की ये सारे मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बाद ये देखा गया कि पेशेंट में कोई ख़ास जो है रिलीफ सिम्टम्स नहीं आ रही, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो उसको सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया था फिजिशियन ने, जो जिसमें था कि टोटल कोलेक्टोमी करनी है पेशेंट की और इलियोस्टोमी करनी है। ये रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा कैसा आपका? अच्छा नबीला, एक तो इसमें ये है कि आप जैसे आपने कोई इंटरवेंशन मेंशन किया ना कि जैसे मॉर्फिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यस सर। तो उसका जो रेफरेंस है ना वो उसी स्लाइड पे नीचे दे दिया करें ताकि किसी ने पढ़ना हो तो उसी वक्त वो रिलेट करके वो रेफरेंस से जाके फर्दर जो है ना उसकी स्टडी कर लें। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। बाकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो को यही सही दिया गया है मेरे ख्याल में, जो ट्रीटमेंट यस दिया सर, गया बस है। मॉर्फिन का है कि मॉर्फिन नहीं देनी चाहिए थी, हम्म, और कोई स्पेशल इसमें पेन रिलीवर भी नहीं प्रिस्क्राइब हुई थी। ये ठीक है। पे गाइडलाइंस में उन्होंने इतना और कोई बताया नहीं वहाँ डाइटरी पे। गाइडलाइंस ऐसे पेशेंट्स के लिए एज ए फार्मासिस्ट आप क्या काउंसिल करेंगी इस तरह के पेशेंट को कि अगर आपके पास कोई आता है पेशेंट, डाइटरी गाइडलाइंस या वो किस तरह से अपने सिम्टम्स को जो है वो रिलीव कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है, मतलब दोबारा ऐसी कोई एपिसोड होने से? डाइटरी गाइडलाइंस में तो यही सबसे पहले ये कि स्पाइसी फूड वगैरह तो ना ली जाए बिल्कुल भी, सॉफ्ट फूड लें, डायरिया रिलीविंग फूड जो भी है वो उस तरह से लें। ठीक है। और दूसरे डायरिया के पेशेंट में जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो भी डिस्टर्ब यस। होता है, पेशेंट होता है उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इस तरह के पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट आपने शायद पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ा होगा, याद है आपको? तो हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग भी करते हैं और मतलब डिटरमिन करें कि पेशेंट में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनकी कमी हुई है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली डायरिया के केस में आपने बता ही दिया है कि मैग्नीशियम और पोटेशियम और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड। जो है ना वो, हाँ जी। तो इस तरह के पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनकी जब वो जैसे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो मेनली डॉक्टर्स का फोकस होता है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को और हाइड्रेशन स्टेटस को नॉर्मलाइज करें। सेशन में आप पिछले सेमेस्टर में आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट का किया था, तो यस। आईबीडी में आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पीडब्ल्यूडीटी में कि इस पेशेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स की मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, दूसरा फिर इसके काउंसलिंग पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ऐसे पेशेंट को आप काउंसल करें कि वो डिटर्मिन करें कि कौन सा फूड उनको जो है वो सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको डायरिया होता है, तो दे शुड अवॉइड सच फूड।